हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित पशु परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 का दोस्तों आज मैं आपको पेपर बताने वाला हूं। पशु परिचारक पेपर कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। बाद में मत बोलना हमने देखा नहीं, बहुत ही शानदार पेपर है और हूबहू ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में छपने वाला है। इसलिए आप इस पेपर को अवश्य देखें और रोजाना आपको हमारे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, कुल 150 प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। भाग ए के अंदर 105 प्रश्न और भाग ब के अंदर दोस्तों 45 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या कुल 150 है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन भाग ए देख रहे हैं। देखिए ध्यान से देखना मित्रों, हूबहू ऐसा ही पेपर परीक्षा में छपने वाला है। देखिए पहला प्रश्न, जनवरी 2024 में किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा हुई है? बताइए दोस्तों, जनवरी 2024 में किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा हुई है? चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों ये भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कौन है ये कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको मरणोपरांत दोस्तों भारत रत्न है वो दिए जाने की घोषणा हुई है। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, 22 जनवरी 2024 को घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत पहले चरण में देश में कितने घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे? बताइए, 22 जनवरी 2024 को घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत पहले चरण में देश में कितने घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 करोड़। पहले चरण के अंदर 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर पैनल है वो लगाए जाएंगे। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, हाथी गुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। हाथी गुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, तो ये किसको जोड़ता है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। दोस्तों देखिए ये जो हाथी गुड़ा की नाल है, ये दर्रा है, ये सिरोही व उदयपुर को जोड़ता है। सिरोही व उदयपुर को क्या करता है? जोड़ता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये सिरोही और उदयपुर को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों आपको यहां पर ये दे रखे है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दे रखा है, BWHW, BSHW, CWG और AWG। तो यहां पे कौन सा जिला है वो सही सुमेलित नहीं दे रखा, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, BWHW गंगानगर में आता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत गंगानगर जिला सम्मिलित है। ठीक है, BSHW जयपुर दे रखा है दोस्तों, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, जयपुर है वो दोस्तों CWG के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, CWG जलवायु के प्रकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो BSHW है इसमें दोस्तों पश्चिमी अरावली के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके जिले इसमें आते हैं। ठीक है, CWG अलवर, देखिए ये जयपुर भी है, वो इस CWG जलवायु प्रकार के अंतर्गत ही आता है। AW जलवायु प्रकार है, ये कोटा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 2 नंबर का नहीं है, इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, परवन निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। परवन निवाज और आहू सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों ये किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां? काली सिंध की सहायक नदियां हैं। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा युग्म बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जवाई बांध है, ये कहां पर है दोस्तों? यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा जालोर, गलत हो जाएगा। जवाई बांध कहां पर है? तो दोस्तों ये पाली में है। कहां पर है? पाली में। पांचना बांध करौली में है, मेजा बांध भीलवाड़ा में है, चाकन बांध बूंदी में है। तो यहां पर
3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य यहाँ पर नहीं दे रखा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बावड़ी स्थान युग में सुमेलित है? तो कौन सा इसमें सुमेलित है? सिर्फ एक ही सुमेलित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चांद बावड़ी आबानेरी, बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा के अंदर है। पहला कथन बिल्कुल सही है। त्रिमुखी बावड़ी यहाँ पर चूरू दे रखा है, गलत हो जाएगा। त्रिमुखी बावड़ी है ये दोस्तों देबारी उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी जयपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। झाली बाव बावड़ी का सीकर दे रखा है, गलत हो जाएगा। झाली बाव बावड़ी है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, कहां पर है ये? तो दोस्तों ये ब्यावर पाली और राजसमंद में है। ब्यावर पाली और राजसमंद में है टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है आपको। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए पशु परिचारक भर्ती परीक्षा के अंदर करीबन 17 लाख फॉर्म है वो भरे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जबरदस्त मेहनत करनी है, ठीक है। रोजाना आपको टेस्ट देना है। और आपने अभी तक आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको निरंतर है वो अपडेट मिलती रहे, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव करवाई जाएंगे भाग बे के लिए, ठीक है। और क्लासेस शुरू भी कर दी गई है भाग बे के लिए, ऑब्जेक्टिव की क्लास। और भाग ए की भी ऑब्जेक्टिव क्लास है वो दोस्तों जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। तो रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए दोस्तों आगे, निम्नलिखित को मिलाएं। निम्नलिखित को मिलाएं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहां पर अपने को दे रखा है। दोस्तों यहां पर देखिए, पहली प्याज मंडी कहां पर खोली गई थी? बताइए, राजस्थान की पहली प्याज मंडी है ये कहां खोली गई थी? तो दोस्तों ये खोली गई थी अलवर में। कहां पर खोली गई थी? अलवर में खोली गई थी दोस्तों। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया? दोस्तों आप सभी को पता है ये तो सेवर भरतपुर में खोला गया था, ठीक है। और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र है ये अजमेर में खोला गया। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 213। 213 कौन से ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 213, यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पे 10 नंबर का प्रश्न है, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 यानी कि NH 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? NH 44 है ये दोस्तों कहां से गुजरता है? तो दोस्तों ये धौलपुर जिले से गुजरता है। राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है दोस्तों। इसकी लंबाई है वो 28 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 75:25 रखा गया है। 75:25 रखा गया है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात कितना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वित्त पोषण है वो केंद्र और राज्य के मध्य कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 60। इसमें 60% केंद्र का है और 40% राज्य का है, यानी कि 60:40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मरु विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है दोस्तों ये हुई थी 1977-78 में शुरू हुआ था दोस्तों ये मरु विकास कार्यक्रम। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 जिलों में ये शुरू किया गया था मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, राजस्थान की कुल साक्षरता दर है वो है दोस्तों 66.1%, ठीक है।
अब यहां पे क्या पूछा है कि राजस्थान की ग्रामीण और शहरी साक्षरता। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए जो ग्रामीण साक्षरता है वो है दोस्तों 61.4% और शहरी साक्षरता है 79.7%। तो अपना 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। तो दोस्तों राजस्थान के वे मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जो मोहनलाल सुखाड़िया है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। शिवचरण माथुर है ये दोस्तों असम के ही राज्यपाल ये रह चुके हैं, बाद में मुख्यमंत्री बने हैं। जगन्नाथ पहाड़िया है ये दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री है, हरियाणा के राज्यपाल और बिहार के राज्यपाल है वो रह चुके हैं। यानी कि 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रह चुके हैं। तो दोस्तों एक है मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरे हैं शिवचरण माथुर और तीसरा है जगन्नाथ पहाड़िया। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे देखिए दूसरा तीसरा ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो गया। तो एक शिवचरण माथुर, एक मोहनलाल सुखाड़िया और एक जगन्नाथ पहाड़िया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो होती है दोस्तों अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। आगे देखिए राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्यपाल करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर में है। ये कहाँ पर है? जयपुर में है राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ, ठीक है, याद रखना। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में देखिए पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है वो अपने को दोस्तों यहां पर बताना है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए एक तरफ है वो दोस्तों प्रावधान दे रखा है और दूसरी तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है। देखिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 ग में है, बिल्कुल सही है। पंचायतों की अवधि अनुच्छेद 243 के अंदर है, बिल्कुल सही है। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 अनुच्छेद 243 का है, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। दोस्तों पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 के या आप बोल सकते हैं टय, ठीक है, कह नहीं आएगा, टय आएगा यहाँ पे। और वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है, ये 243 ज के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए मित्रों 3 नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शांति से बैठ के आपको टेस्ट देना है। अगर आपको वाकई सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल शांति से बैठ के एकांत के अंदर, ठीक है, दोस्ती यारी छोड़ के आपको दोस्तों ये टेस्ट देना है बिल्कुल शांति से, ठीक है। पूरा टेस्ट देना है, आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी भी है वो कर सकते हैं। आगे देखिए वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों नगर निगमों की कुल संख्या है वो 11 है, ठीक है। 11वां नगर निगम है वो अलवर को बनाया गया है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25 सदस्य होते हैं जिला आयोजना समिति में। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को अपने को यहाँ पर क्या करना है? पढ़ना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे
आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। स्वतः ही क्या कर सकता है? जांच प्रारंभ है वो दोस्तों कर सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पे किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। बिल्कुल सही है, ये मानव अधिकार से संबंधित है, तो ये दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोनों कथन क्या है? सत्य है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटाया, यानी कि पद से नहीं हटाया जा सकता? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए मैं आपको इसमें बताऊं, देखिए ऐसे कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा तो की जाती है लेकिन राज्यपाल द्वारा उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों एक तो है राज्य निर्वाचन आयुक्त और एक है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। इन दोनों की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है लेकिन राज्यपाल के द्वारा हटाया इनको नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है, इन दोनों को। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। महाधिवक्ता का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है क्योंकि हटा सकते हैं महाधिवक्ता को, तो ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 और 3। तो यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? बताइए कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। देखिए दोस्तों, लोकायुक्त की जांच के दायरे के अंदर है दोस्तों, एक तो राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी नहीं आते हैं और एक है महालेखाकार राजस्थान, ये नहीं आते हैं लोकायुक्त की जांच में। बाकी मंत्री आते हैं, विभागीय सचिव आते हैं, ये दोनों नहीं आते दोस्तों 3 और 4 ऑप्शन वाले। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 और 4 इसमें क्या है? सत्य है। आगे देखिए, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? बताइए, मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम है वो किस में मिलता है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद में मिलता है। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताऊं, धौलपुर के सिक्के हैं वो माणक शाही कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। करौली के सिक्के तमंचा शाही कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए यहां पे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए तमंचा शाही तो धौलपुर के सिक्के हैं। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, देखिए धौलपुर के जो सिक्के हैं उनको तमंचा शाही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और करौली के सिक्कों को दोस्तों माणक शाही कहते हैं। करौली के सिक्कों को क्या कहते हैं? माणक शाही कहते हैं। प्रतापगढ़ के सिक्के को दोस्तों सालिम शाही कहते हैं, ठीक है। और भरतपुर के सिक्के को दोस्तों यहां पर देखिए मदन शाही दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। मदन शाही कोटा के सिक्कों को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहां पे देखिए, यहां पे प्रश्न के अंदर नहीं शब्द है वो मैं हटा रहा हूं यहां पे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही सही सुमेलित है और वो है 3 नंबर का ऑप्शन। प्रतापगढ़ के सिक्के हैं वो सालिम शाही के, प्रतापगढ़ के सिक्के हैं वो सालिम शाही कहलाते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है? 3 नंबर का इसमें सही सुमेलित है। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो दोस्तों वो युद्ध था बयाना का युद्ध, 1527 में हुआ था। 16 फरवरी 1527 में दोस्तों ये बयाना का युद्ध हुआ था। इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते हैं? दोस्तों मारवाड़ की पन्नाधाय किसको कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गोराधाय को कहा जाता है दोस्तों, मारवाड़ की पन्नाधाय।
यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? बताइए दोस्तों, 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीमच था, आहुआ था, अजमेर था, लेकिन जयपुर नहीं था दोस्तों। यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जयंती उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया। बताइए किसे इंग्लैंड भेजा गया? महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जयंती उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो दोस्तों किसे भेजा गया? तो वो भेजा गया दोस्तों प्रताप सिंह को, सर प्रताप सिंह को भेजा गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सर प्रताप सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन है वो किया गया था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय सिंह पथिक ने किया था दोस्तों ये ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचान करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो त्रिलोक चंद माथुर ने की थी, बिल्कुल सही है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य, गलत हो जाएगा दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो मग्गाराम वैद्य ने की थी। मांगीलाल भव्य दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है पंडित हरिनारायण शर्मा, पंडित है हरिनारायण शर्मा। तो दोस्तों ये भी मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। देखिए बलवंत सिंह मेहता है वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे और माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो की थी, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे झालावाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गलत युग्म का पहचान अपने को करना था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो देखिए तीनों ही गलत है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर अपना दोस्तों देखिए सही युग्म की पहचान कीजिए, ये इस प्रश्न को ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1923 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तरुण राजस्थान। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तरुण राजस्थान। आगे देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1942 में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई। आगे देखिए, किसी देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों कब किए थे बताइए? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने राजस्थान में सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों 9 और 14 अगस्त को जोधपुर और धौलपुर रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन सबसे पहले बीकानेर ने किए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा भोज परमार थे। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसको बोलते हैं दोस्तों? ओलंदी बोलते हैं कि विवाह के पश्चात पीहर पक्ष से नववधु के साथ जानने वाला पुरुष या स्त्री है उसको ओलंदा या ओलंदी कहते हैं। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए नववधु के साथ जानने वाला पुरुष या स्त्री वो कहलाता है दोस्तों ओलंदी। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुंदा माता मंदिर रोपवे दोस्तों ये जालौर में है, बिल्कुल सही है। मनसा पूर्ण करनी माता मंदिर रोपवे ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही है।
बालाजी रोपवे सामोद जयपुर ग्रामीण में है, बिल्कुल सही है। सावित्री माता रोपवे सिरोही, सिरोही में रोपवे नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो ये सावित्री माता मंदिर रोपवे है ये पुष्कर अजमेर में है, ठीक है, और ये 2016 से संचालित है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गलियाकोट है। ये कहाँ पर है? तो ये डूंगरपुर में है और ये माही नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही नदी के किनारे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? बताइए, किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जाहिर पीर के रूप में दोस्तों गोगा जी को पूजा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? बताइए, ओलियो कब गाया जाता है? ओलियो एक गीत है, ठीक है, और ओलियो विवाह के उपरांत पुत्री की विदाई के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहां की गई थी? उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहां की गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बीकानेर में की गई थी। दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बीकानेर में की गई थी। आगे देखिए, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? भैया बताइए दोस्तों, महिला चित्रकार हैं कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है ये, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो झालावाड़ में लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? दोस्तों बोरला आभूषण है ये शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो दोस्तों ये सिर पर पहना जाता है बोरला आभूषण। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों ये घन वाद्य यंत्र है रमझोल, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा वो है 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो यहां पर 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे? तो बताइए कौन सी ख्याल से संबंधित रहे? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए, नानूराम है ये शेखावाटी ख्याल से संबंधित रहे। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है, रोजाना मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की एक श्रृंखला भी है, वो भी दोस्तों शुरू की जा चुकी है, तो आप जुड़े रहिए आराध्य आरएस एकेडमी के साथ में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द्विचक्री नृत्य है। द्विचक्री नृत्य है ये दोस्तों भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बिछुआ, जेला और शिकारी ये तीनों शहरिया जनजाति के नृत्य है। आगे देखिए, बेली कृष्ण रुक्मिणी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ के रचनाकार हैं वो है दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो दोस्तों नौलखा बावड़ी का निर्माण है वो दोस्तों प्रेमल देवी ने करवाया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य घूमर है मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, सुनने से ज्यादा याद होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करना। आगे देखिए, विजयशाही एक प्रकार का है या की है? विजयशाही एक प्रकार की क्या है?
तो दोस्तों एक प्रकार की पगड़ी है ये, यानी कि पगड़ी का एक प्रकार है विजयशाही। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पास्कल इकाई है दोस्तों, पास्कल इकाई है तो ये किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये दाब मापने की इकाई है, यानी कि दाब की इकाई है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो दोस्तों ये देता है जड़त्व की संकल्पना देता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। तो यहां पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों ये अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जॉन डाल्टन ने किया। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जॉन डाल्टन ने किया। आगे देखिए अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है लिटमस पत्र का। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिटमस पत्र का। आगे देखिए जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं यस्दीकरण। क्या कहते हैं? यस्दीकरण कहते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों हाइड्रोजन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों हेनरी कवेडिंस के द्वारा। दोस्तों हेनरी कवेडिंस के द्वारा दोस्तों हाइड्रोजन की खोज है वो की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है यकृत। कौन सा है? यकृत है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखना मानव शरीर का सॉरी देखिए 1 मिनट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा। ठीक है, अब त्वचा ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? वो होता है यकृत। ठीक है, तो यहां पे यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहां पे 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण ये दिया था दोस्तों किसने? तो ये व्हीट टेकर ने दिया था दोस्तों। ये किसने दिया था? व्हीट टेकर ने। कौन कौन से थे वो 5 जगत? यानी कि दोस्तों जीवों को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है कवक, एक है पादप और एक है जंतु। ये 5 भागों में वर्गीकरण किया था व्हीट टेकर ने। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाती है दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। दोस्तों सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग O होता है। ठीक है, और O में भी अगर पूछ ले तो दोस्तों O नेगेटिव जिसका होता है वो सर्वाधिक रक्तदाता लोग हैं। तो यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता? बताइए वसा में कौन विलय नहीं होता? तो दोस्तों वसा में घुलनशील होने वाले विटामिन की एक ट्रिक है अधिक। ठीक है, ADE के ये दोस्तों वसा में घुलनशील होने वाले विटामिन है। लेकिन यहां पर देखिए
कौन विलय नहीं होता? तो विटामिन बी विलय नहीं होता। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के चंद्रयान 3 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो बताइए किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये LVM-3M4 से दोस्तों प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों कुछ प्रश्न हैं वो मैथ से संबंधित हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखिए 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए? दोस्तों सीधा सा है, 2055 दे रखा है। ठीक है, 2055 में अपने को क्या करना है? 27 का भाग दे देना है। ठीक है, 27 का भाग दे देंगे तो दोस्तों कितना आएगा? तो ये आएगा दोस्तों 76.11। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या पूछा गया कि 27 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए। अब दोस्तों अपने को यहां पर देखिए 27 इंटू 76 अपन करेंगे, 27 इंटू 76.11 करेंगे तो 2055 आ जाएगा। अब दोस्तों अपने को यहां पर क्या करना है कि 27 इंटू इसमें एक जोड़ दीजिए, सीधा सा है 77। ठीक है, बस 27 इंटू 77 कर दीजिए। 27 इंटू 77 करोगे तो दोस्तों कितना आएगा? 2079। ठीक है, अब दोस्तों सीधा सा है, यहां पे 2079 में से 2055 घटा लीजिए, राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये जो संख्या है 2079 ये दोस्तों 27 से ठीक ठीक विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 24 संख्या है वो और जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 24, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 256 घात में देखिए 0.16 दे रखा है और 256 0.09 दे रखा है। तो दोस्तों संख्या तो देखिए दोनों सेम है। कितनी है? 256। ठीक है, संख्या दोनों सेम है। अब देखिए घात में देखिए जब संख्या सेम हो तो अपने को क्या करना है? घातों को जोड़ देंगे। तो 0.16 और 0.09 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.25। कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा मित्रों। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर 0.25 को अपन क्या 1/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 256 को अपन क्या लिख सकते हैं? 256 को दोस्तों देखिए कितने का क्यूब है ये? तो दोस्तों ये 4 का 4 है ये। ठीक है, देखिए 4 इंटू 4 करें, 4 की घात 4 में करें तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 इंटू 4 करोगे तो दोस्तों 256 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बताऊं, यहां पे अपन 256 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4 की घात 4। ठीक है, 4 की घात अपन इसको 4 लिख सकते हैं। और बाहर कितनी थी? 1/4। ठीक है, तो यहां से 4 से क्या हो गया? 4 कट गया तो बच्चा अपने पास में क्या? 4। तो यहां पर मान कितना होगा? 4। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो दो संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3 और 4 है, उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। तो दोस्तों यहां पर देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस है। ठीक है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कितना होगा? देखिए लघुत्तम समापवर्तक अपने को निकालना है तो 3 इंटू 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 12x। ठीक है, और यहाँ पे महत्तम समापवर्तक दे रखा है कितना? 15। ठीक है, तो दोस्तों इसको अपन सीधा ऐसे लिख सकते हैं 3x
इंटू 4x बराबर 12x इंटू 15। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितनी है, तो दोस्तों 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू 15 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45। कितना जाएगा, 45। और दूसरी संख्या कितनी है, तो दोस्तों 4x और ये 12x है। तो दोस्तों दूसरी संख्या को भी अपन क्या करेंगे दोस्तों, महत्तम समापवर्तक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू 15 करेंगे तो कितना जाएगा, 60 है। तो 45 और 60 कितने होते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग होगा। तो 45 और 60 कितने होते हैं, 105। ये अपना यही सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, चलो मैथ के प्रश्न है वो अपन बाद में करते हैं, पहले अपन जो अलग प्रश्न है वो कर लेते हैं। ठीक है, जीके के प्रश्न कर लेते हैं, मैथ के प्रश्न अपन लास्ट के अंदर देखेंगे। देखिए 86 नंबर का प्रश्न है। देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये राजस्थान, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश तीनों राज्य से होकर गुजरती है। यहां पर दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ के प्रश्न है वो अभी अपन पढ़ेंगे लास्ट के अंदर। आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो दोस्तों ये कौन से राज्य से नहीं होकर गुजरती, दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर लगती है दोस्तों। 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, आगे देखिए, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो दोस्तों ये शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है ये लघु हिमालय। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है दोस्तों, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो यहां पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है, बताइए। जीडीपी गणना करने की 3 विधियां बताई गई है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए हास्यमान लागत विधि है, ये जीडीपी ज्ञात करने की विधि नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, तो यहां पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है तो वो कौन सा है दोस्तों, वो मापदंड है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, देश की कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वी राव ने दोस्तों सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो जिला मुख्यालय है दोस्तों कौन सा दोस्तों, वो है अनूपगढ़। ठीक है, और सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय है वो बीकानेर है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्री गंगानगर से पृथक हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ, तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले का गठन 12 जुलाई 1994 को दोस्तों इसका गठन हुआ। ठीक है, किसका, हनुमानगढ़ जिले का। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों, ये हुई थी कब दोस्तों? 9 तारीख को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो यहां पर है अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, दूसरी बैठक 2 दिन बाद में हुई थी। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का अधिकार। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य है ये। आगे देखिए, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं तो दोस्तों कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है। ठीक है, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। ठीक है, तो और 2 सदस्य वो दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के चुने जाने का प्रावधान है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 550। यहां पर है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा राज्यों का दोस्तों एक ही संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ एक ही उच्च न्यायालय है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रावधान कार्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कहां पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय? तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों ये प्राप्त हुई थी पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। यहां पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो यहां पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भवन या कौन से भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित है? बताइए फतेहपुर सीकरी में कौन से भवन स्थित है? दोस्तों देखिए, पंचमहल है, जोधाबाई का महल है, बुलंद दरवाजा है। तो दोस्तों ये सारे के सारे हैं वो फतेहपुर सीकरी में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था किसने? दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों यहाँ पे भाग ब के प्रश्न करेंगे 45। ठीक है, जो पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, देखिए भाग ब से संबंधित 45 प्रश्न। 106 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मेरिनो नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है चोकला को कहा जाता है। और ये चोकला है, ये शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली ये भेड़ है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ नस्ल है। देखिए यहाँ पे गाय की नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज गाय की नस्ल है दोस्तों। ठीक है, भैंस की नस्ल दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों भैंस की नस्ल है वो यहाँ पे सूरती है, वो भैंस की नस्ल है। बकरी की जो नस्ल है वो है परबतसरी है। और भेड़ की नस्ल है वो दोस्तों यहाँ पे सोनाडी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ACBD इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रखे। ठीक है, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जरसिंद फ्रीसवाल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों किसका उदाहरण है जरसिंद फ्रीसवाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों
क्रॉस ब्रीडिंग का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, पशुओं में 2 मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटना कहलाती है। पशुओं में 2 मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटना कहलाती है। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है मध्य चक्र। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मध्य चक्र कहलाती है। आगे देखिए, गाय भैंस के ब्याने के कितने समय बाद पुनः गर्भित करवा देना चाहिए? यानी कि गाय भैंस के ब्याने के बाद यानी कि कितने समय के बाद पुनः गर्भित करवा देना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह के भीतर पुनः गर्भित करवा देना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दोस्तों वो है पूर्ण हस्त दोहन विधि। पूर्ण हस्त दोहन विधि है ये दोस्तों दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। तो यहाँ पर अपना इसमें यानी कि थन दबाकर मुट्ठी द्वारा जो दूध निकाला जाता है, ठीक है, वही कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ है दुग्ध श्रवण काल, ठीक है, दुग्ध श्रवण काल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, गाय का दुग्ध श्रवण काल कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 305 से 365 दिन होता है ये, ठीक है। भेड़ का होता है दोस्तों 80 से 100 दिन, और बकरी का होता है दोस्तों 200 से 284 दिन, और ऊँटनी का होता है 370 से 410 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें कूट भाषा में उत्तर देना था। तो यहाँ पर ए क्या उत्तर होगा दोस्तों? ए बी डी सी, ए बी डी सी अपना इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पशुओं के समुचित प्रबंधन में निम्न में से शामिल है। पशुओं के समुचित प्रबंधन में निम्न में से शामिल है। तो क्या शामिल है? तो दोस्तों इसमें देखिए, पशुओं का चयन, पशुओं का प्रजनन, पशुओं का निष्कासन, ये सभी शामिल है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गौशाला के फर्श का सामान्य ढाल कितने प्रतिशत उपयुक्त रहता है? गौशाला के फर्श का सामान्य ढाल कितने प्रतिशत उपयुक्त रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये रहता है कितने? 1 से 1.25% रहता है दोस्तों, ठीक है। गौशाला के फर्श का सामान्य ढाल दोस्तों 1 से 1.25% रहता है ये सामान्य ढाल। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस समूह में मुर्गी की देशी नस्लें, किस समूह में मुर्गी की देशी नस्लें हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वो है असील, चटगांव, कड़कनाथ और अलंकेश्वर। ये मुर्गी की देशी नस्लें हैं दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का यहाँ पे किस समूह में देखिए, कड़कनाथ तो मुर्गा का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलंकेश्वर, ठीक है, असील, लेगहॉर्न, ठीक है, और मिनेर का। लेकिन ये नाम ही देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, असील, चटगांव, कड़कनाथ और अलंकेश्वर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये 2 देसी आपको नाम दिख रहे हैं, ठीक है, देसी नाम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यही मुर्गी की क्या है? देसी नस्लें हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। जो कार्निस है, ठीक है, कार्निस और ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों मिनेर का, ठीक है, और रेड कैप, ये क्या है? ये विदेशी नस्ल की मुर्गियां हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है? पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धात्विक अपशिष्ट। धात्विक अपशिष्ट यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है दोस्तों, ये होता है केचुओं से होता है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट का निर्माण। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वाधिक प्रोटीन किस चारे में पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन किस चारे में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोयाबीन की खल में पाया जाता है दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गर्भित बकरियों को गर्भकाल की पूर्णता से
पूर्व कितना प्रोटीन युक्त दाना प्रतिदिन देना चाहिए? गर्भित बकरियों को गर्भकाल की पूर्णता से पूर्व कितना प्रोटीन युक्त दाना प्रतिदिन देना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 400 से 500 ग्राम। 400 से 500 ग्राम, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चारे को संरक्षित करने की विधि है। चारे को संरक्षित करने की विधि है वो है दोस्तों साइलेज बनाना, है बनाना। ये क्या है? चारे को संरक्षित करने की विधि है। ठीक है, ये हेक बनाना क्या होता है? हे बनाना होता है सूखे चारे को संरक्षित रखने की तकनीक होती है। ठीक है, और साइलेज क्या होता है? तो हरे चारे को संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है ये। तो यहां पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आगे देखिए, गाय में नाड़ी दर किस धमनी से नापते हैं? गाय में नाड़ी दर किस धमनी से मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मिडिल कोक्सिजियल। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ औसत तापमान है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ औसत तापमान है। देखिए, गाय के लिए औसत तापमान है दोस्तों 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बेड के लिए है दोस्तों 39 डिग्री सेल्सियस बेड के लिए है। सुअर के लिए है दोस्तों 39.5 डिग्री सेल्सियस, और घोड़े के लिए है 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ADCB। ठीक है, ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है, आगे देखिए, सर्रा का परजीवी रहता है। सर्रा का परजीवी रहता है, तो दोस्तों सर्रा का परजीवी प्लाज्मा में रहता है। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मा में। आगे देखिए, टिक पैरालिसिस का रोग कारक है। टिक पैरालिसिस का रोग कारक है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है एन प्लाज्मा मर्जिनेल। एन प्लाज्मा मर्जिनेल, यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मादा पशु में एंथ्रेक्स का टीका लगाया जाता है। मादा पशु में एंथ्रेक्स का टीका लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतिवर्ष। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिवर्ष। आगे देखिए, खुरपका व मुंहपका रोग के लिए प्रयुक्त टीका कौन सा है? खुरपका व मुंहपका रोग के लिए प्रयुक्त टीका कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रक्षा OVAC। ठीक है, रक्षा OVAC है, तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसार शिक्षा है दोस्तों, प्रसार शिक्षा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा है, ये प्रसार शिक्षा है। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 है में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भेड़ों में शेयरिंग करने का उचित समय है। भेड़ों में शेयरिंग करने का उचित समय है, तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों सर्दियों से पहले। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्दियों से पहले। आगे देखिए, FMD सामान्य होता है। FMD सामान्यतः होता है, तो दोस्तों ये सामान्यतः होता है विभाजित खुर वाले जानवरों में। ये सामान्यतः होता है विभाजित खुर वाले जानवरों में होता है FMD। ठीक है, यानी कि FMD मतलब खुरपका मुंहपका, एकल खुर वाले जानवरों में। ठीक है, होता है ये भी। तो यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 व 2 दोनों में होता है दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान का भारत में ऊन उत्पादन में प्रतिशत योगदान है, तो दोस्तों प्रतिशत योगदान है वो कितना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 47.98% है दोस्तों। ठीक है, ऊन उत्पादन का 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में अंडों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अंडों का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों अजमेर में होता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देसी भैंस की दूध की औसत उत्पादन दर है। देसी भैंस की दूध की औसत उत्पादन दर है वो है दोस्तों 6.62 किग्रा प्रतिदिन। 6.62 किग्रा प्रतिदिन, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देश के कुल दुग्ध उत्पादन में देसी एवं नॉन डिस्क्रिप्ट गायों का योगदान कितना है? दोस्तों बताइए, देश के दूध उत्पादन में देसी एवं नॉन डिस्क्रिप्ट
गायों का योगदान कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 20% है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट में कौन सा पोषक तत्व होता है? तो कौन सा पोषक तत्व होता है? तो दोस्तों इसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, तो ये सभी होते हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में चमड़े की टैनिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? भारत में चमड़े की टैनिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों उन्नाव। कौन सा है? उन्नाव। नेक्स्ट आगे देखिए, पशु के सींगों के आधार पर उसकी उम्र ज्ञात करने का सूत्र है। पशु की सींगों के आधार पर उसकी उम्र ज्ञात करने का सूत्र है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों पशु की आय बराबर 2 प्लस छल्लों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गाय में स्थायी दंत सूत्र होता है। गाय में स्थायी दंत सूत्र होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये आपको दूसरा नंबर का आपको दिख रहा है। ठीक है, ये गाय में स्थायी दंत सूत्र होता है दोस्तों। तो यहां पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक कब लगाई गई? तो दोस्तों ये रोक लगाई गई थी कब? तो ये 1 जुलाई 2022 को रोक लगाई गई थी दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बीमा कंपनी पशु बीमा नहीं करती है? बताइए, निम्न में से कौन सी बीमा कंपनी पशु बीमा नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है LIC। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा LIC। आगे देखिए, नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान किस पशुधन की संख्या में देश में प्रथम स्थान पर है? नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान किस पशुधन की संख्या में देश में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ऊंट, बकरी, गधा। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों 10। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10। आगे देखिए, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसमें चौथा स्थान है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चौथा स्थान। आगे देखिए, पशुशाला को बाह्य परजीवियों से सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पशुशाला को बाह्य परजीवियों से सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चूना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चूना। आगे देखिए, गौशाला में पशुओं को बांधने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है टेल टू टेल विधि। टेल टू टेल विधि प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में वर्ष 2022-23 में पशु उत्पादकों के निर्यात में सर्वाधिक योगदान किस उत्पाद का रहा है? तो सर्वाधिक योगदान किस उत्पाद का रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भैंस का मांस का। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन किस नाम से दूध एवं दूध उत्पादकों का विपणन करता है? किस नाम से करता है? तो दोस्तों ये करता है सरस के नाम से। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया 2019 में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2019 में। आगे देखिए, राजस्थान गौशाला पिंजरापोल संघ स्थित है। राजस्थान गौशाला पिंजरापोल संघ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है जयपुर में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रत्येक जिले से कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों बताइए कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है? 300 गांवों को दोस्तों इसमें सम्मिलित किया गया है पहले चरण में। ठीक है, याद रखना। दूसरे चरण में 500 और तीसरे और चौथे चरण तक समस्त गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन कुछ प्रश्न मैथ के बाकी रह गए थे, वो मैथ के प्रश्न हैं वो दोस्तों अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया था 105 इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है। देखिए 12x - 2 = 24 में x का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे x का मान है वो क्या होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए
यहाँ पे x माइनस 2 दे रखा है, ठीक है। तो x माइनस 2 तो बराबर क्या हुआ, 24 में से अपन 2 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 24 में से 12 करेंगे, 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा, x की जगह क्या आएगा, 2, ठीक है। तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आएगा दोस्तों x की जगह, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर सीधा सा 24 उत्तर लाना है, कैसे भी लाए, ये 24 है, ये लाना है, कैसे भी लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करेंगे, 12, और यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, देखिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएंगे। यहाँ पे माइनस 2 दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे उत्तर कितना 24 आ रहा है। देखिए 4 में से 2 गए तो बचे 2, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है 4, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं तथा लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 16:9 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो दोस्तों कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, सीधा सा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 32 लड़कियां हैं, ठीक है, तथा लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 16:9 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 16:9 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत इसमें लड़कियां है। माना लड़कियां हैं वो दोस्तों 16x है, ठीक है। तो लड़के कितने हैं, 9x है, ठीक है। तो 16 का क्या कर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे डबल कर दिया गया है। 16x बराबर कितना, 32, यानी कि x बराबर कितना आया, 2, ठीक है। तो दोस्तों लड़कियां कितनी हैं, 32 है, तो लड़के कितने हो गए, लड़के दोस्तों 18 हो गए, ठीक है। तो दोस्तों 32 और 18 कितने होते हैं, 50। तो यहाँ पे 32 इंटू 50 इंटू 100, ठीक है, काट लीजिए, ये कितनी 2 बार कटा, तो 32 इंटू 2 कितना होता है, 64% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का, 13 कितना प्रतिशत होता है 20 का, तो दोस्तों सीधा सा है 13 इंटू 100 बटे 20, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 130 में 2 का भाग दे लीजिए, कितना हो जाएगा, 65%। तो यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा, दोस्तों सीधा सा है। देखिए वस्तु का अपन मूल्य 300 रुपये रखेंगे, ठीक है, और वो वस्तु अपन ने 100 रुपये में खरीदी है, ठीक है, और उसका मूल्य अपन ने रख दिया 300 रुपये। अब अपन 50% का इसमें डिस्काउंट देते हैं, यानी कि 150 रुपये का क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और अभी भी अपन 150 रुपये में इसको बेच रहे हैं, तो 50 रुपये का अपना लाभ हो रहा है ना, सीधा का सीधा 50% का इसमें लाभ हो रहा है, तो वस्तु 300 रुपये में बेचेंगे। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा गुणेत्तर का औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। टोटल यहाँ पे संख्या कितनी है, 8। तो दोस्तों सीधा सा है, 8 को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 इंटू 60, तो 6 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 480, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसको 480 में से घटा दीजिए, ठीक है। तो ये टोटल आएगा दोस्तों 428 इनका, ठीक है, और 480 में से ये गए तो 52 बचे, 52 अपना सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। 1-2 प्रश्न दोस्तों आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि ब्याज 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों बाद ब्याज होगा। 2 वर्षों बाद है वो, आप सीधा सा है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, ठीक है, नॉर्मल है वो आप कर सकते हैं। मूलधन यहाँ पे 10,000 दे रखा है, दर है वो दोस्तों 2% हो जाएगी क्योंकि 6 महीने में जोड़ी जा रही है, ठीक है। समय है वो 4 गुना 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। 2 वर्षों की जगह क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। बस सीधा सा है, इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ब्याज मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 824.32 रुपये आएगा इसमें। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5% नमक
मिले 6 लीटर घोल से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, शेष घोल में नमक का प्रतिशत बताइए। 5% नमक मिले 6 लीटर घोल से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, शेष घोल में नमक का प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों शेष घोल में नमक का प्रतिशत, 6 लीटर घोल में नमक की मात्रा 6 × 5/100 यानी कि कितना हो जाएगा 0.30 लीटर। ठीक है, और मिश्रण में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत होने से मिश्रण कितना हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 0.30 में अपन 5 का भाग देंगे इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6%। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 6%। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये भी दोस्तों आप आसानी से प्रश्न है वो कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, एक व्यक्ति पी से क्यू की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। यदि वह अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है, दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल है वो क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए वापस आने की चाल, ठीक है, तो 50 × 160/100 यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, और औसत चाल है वो अपने को यहाँ पर बतानी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2xy/x + y। तो यहाँ पे 2 × 50, जाने की 50 और आने की स्पीड 80। ठीक है, और 50, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 50 और 80 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 130। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। 2 × 50 कितने होते हैं 100, 100 × 80 कितने होते हैं 8000, 8000 में 130 का भाग दिया तो दोस्तों 61.54 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये औसत चाल निकल कर आ गई यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वर्गाकार पार्क की एक भुजा है वो कितनी है दोस्तों √25 है। ठीक है, तो √25 मतलब क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, अब वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना होता है, तो 4 × भुजा, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, और पार्क को पार करने में लगा समय, तो कुल दूरी बटे चाल, तो कुल दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और चाल कितनी है, तो दोस्तों 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, 20 में 6 का भाग दे दीजिए, 6 घंटे 40 मिनट इसका सही उत्तर आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 21 सेमी ऊंचे और 5 सेमी की आधार त्रिज्या वाले लंबवर्तीय सिलेंडर का आयतन कितना होगा। तो दोस्तों ये जो आयतन है ये होगा दोस्तों, देखिए लंबवर्तीय बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, आर दोस्तों यहाँ पे दे रखी है 5, तो आर 5 × 5 पाई r²। h ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है दोस्तों 21। बस काट लीजिए, ये 7 से 3 बार कट गया, 22 × 5 × 5 × 3 कर लीजिए, सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा 1650 सेमी क्यूब। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, एक त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के लघुत्तम कोण का माप है, तो दोस्तों लघुत्तम कोण का माप है वो दोस्तों इसमें 36 डिग्री हो जाएगा इसमें। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 9, 13, 17 व x का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान होगा। तो दोस्तों इसमें तो x का मान क्या होगा दोस्तों, सीधा सा है, सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, संख्या कितनी है 4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 9 + 13 + 17 + x/4 और बराबर में यहाँ पे 15 है। ठीक है, बस इनका कितना हो गया दोस्तों, ये 15 को 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो गया 60, और इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल हो गया दोस्तों 39 + x। ठीक है, तो 39, 60 में से 39 गए तो कितने बचे 21। तो अपना 2 नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो पेपर करवाया है पशु परिचर भर्ती परीक्षा का, पेपर कैसा लगा कमेंट में आपको जरूर बताना है। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।